Good morning all of you. Myself Sanjay Soni, Mahatma Gandhi Nursing College, Sitapura, Jaipur. My specialty is community health nursing. Today I delivered a topic of implementation of blood component therapy. In this topic we discuss about the blood. First of all, यदि हम बात करें ब्लड के कंपोनेंट की कि ब्लड के कंपोनेंट क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। यदि हम बात करें एक यूनिट ब्लड की, सारे जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे ब्लड के अंदर, उन सारे कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट रहता है वो रहता है प्लाज्मा का। यदि हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड के अंदर 55% होता है। एक यूनिट यानी एक होल ब्लड यूनिट के अंदर यदि हम देखें तो कितने प्रतिशत प्लाज्मा रहेगा? 55% प्लाज्मा रहता है। यदि हम प्लाज्मा को आइडेंटिफाई करें एक बैग के अंदर या फिर एक यूनिट के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि एक ब्लड बैग के अंदर एक येलोइश पार्ट जो सेपरेट रहता है अपर साइड में, उसको हम प्लाज्मा कह सकते हैं। और प्लाज्मा का जो कलर है मोस्ट ऑफ में कैसा रहता है? वाइटिश रहता है। यदि हम बात करें सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट की ब्लड कंपोनेंट में, तो आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का हमारे टोटल वॉल्यूम रहता है एक ब्लड यूनिट में 44%। इसके अलावा यदि हम बात करें 1% में रहेगा प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो एक जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं। यदि हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर क्या रहेगा? लार्जेस्ट अमाउंट में वाटर रहेगा, उसके बाद में आयंस रहेंगे, प्रोटीन रहेगा, न्यूट्रिएंट रहेंगे, अदर वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और गैसेज रहेंगी। यदि हम बात करें रेड ब्लड सेल की, रेड ब्लड सेल को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। जो यदि हम बात करें रेड ब्लड सेल की, हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल लार्जेस्ट अमाउंट में होती हैं, लगभग 4.6 टू 5.9 मिलियन तक रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी के अंदर हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा जो बॉडी के अंदर इम्पैक्ट आता है वो मोस्ट ऑफ केस में रेड ब्लड सेल के कारण ही आता है। यदि हम बात करें एनीमिया की, ये किसी व्यक्ति को यदि एनीमिया हुआ है तो उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो किससे आएगा? रेड ब्लड सेल से। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया हुआ है तो उसकी आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो सकती हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और भी वॉटेवर टाइप हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेड ब्लड सेल कम है। आपने सुना होगा पैक्ट आरबीसी। पैक्ट आरबीसी इन्हीं कंडीशनों में दिया जाता है जब किसी पेशेंट को हीमोग्लोबिन लेवल कम आ जाता है, उस कंडीशन में हम, या फिर एनीमिया हो जाता है उस कंडीशन में हम रेड ब्लड सेल देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट फ्लूइड है जिसका हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फायदे हैं। यदि हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति को प्लेटलेट की कमी होती है तो प्लेटलेट के कारण उसको कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। जैसे मोस्ट ऑफ केसेस में डेंगू यदि किसी व्यक्ति को होता है तो डेंगू के कारण प्लेटलेट डाउन हो सकती है, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को प्लेटलेट कम होगी तो उसको डेंगू हो सकता है। प्लेटलेट का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है? प्लेटलेट का यदि हम देखें हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से एंटीकोगुलेंट का काम करती है। यदि किसी व्यक्ति की प्लेटलेट कम हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग होने लग जाएगी, नोज से ब्लीडिंग होने लग सकती है या किसी पार्ट से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स हैं उन प्लेटलेट को हम क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट सेल। क्या बोल सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट सेल। और यदि हम बात करें प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट हमारे बॉडी के अंदर कितनी होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर लगभग 1.5 से 4 लाख तक प्लेटलेट होनी चाहिए। जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है? 1.5 लाख से 4 लाख। यदि हम बात करें वाइट ब्लड सेल की, कि हमारे बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल क्या हैं, किन्हें कहते हैं वाइट ब्लड सेल, तो इनको हम यदि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अप्रॉक्स 4,000 to 11,000 तक
क्वांटिटी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4000 से 11000 तक। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हमने ये इसी को पढ़ा है, कंपोजिशन क्या है ब्लड के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था होल ब्लड। एक यदि पूरे ब्लड के हम मान रहे हैं कि होल ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले रहता है प्लाज्मा, उसके बाद में हमने पढ़ा था प्लाज्मा में प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हम क्या बोल रहे हैं? आरबीसी, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट आ गई हमारे डब्ल्यूबीसी, जो कि कितनी टाइप की होती हैं? 5। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, वेसोफिल, इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। यदि हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा की टाइप क्या है? एमिनो एसिड, न्यूट्रेंट, प्रोटीन, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट और नाइट्रोजीनियस। यदि हम बात करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक हिस्टोरिकल टाइम की, तो अबाउट 17th सेंचुरी में सबसे पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड किया गया था, और वो भी एनिमल के अंदर, मैन टू एनिमल। उसके बाद यदि हम बात करें 1901 कार्ल लैंडस्टीनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया। 1920 में डेवलपमेंट ऑफ एंटी कोगुलेशन सॉल्यूशन टू स्टोर डोनेटेड ब्लड, और 1920 के अंदर एक ऐसा एंटी कोगुलेंट तैयार किया गया जिससे हम ब्लड को कुछ दिनों तक के लिए स्टोर रख सकते हैं। जैसे हम एंटी कोगुलेंट उसके अंदर मिला रहे हैं, उससे क्या होगा? कुछ दिनों तक हम उसको रख सकते हैं। उसके बाद में आता है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ब्लड कंपोनेंट। हम ब्लड कंपोनेंट को कैसे यूज कर रहे हैं, उसके अंदर आता है यूज ब्लड कंपोनेंट इफ नेसेसरी। हमें ब्लड कंपोनेंट तभी यूज करना है जब हमें जरूरत है। यदि कुछ कंडीशन तक पेशेंट रिकवर हो सकता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम अवॉइड करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शंस, इसके कारण एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकती हैं। और यदि हम किसी कारणवश हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन करना पड़ेगा। ब्लड को बिना स्क्रीन किए हुए हम ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। इसके बाद में अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज मच एज पॉसिबल, और जहां तक पॉसिबिलिटी रहेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आता है पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि पैक्ड आरबीसी क्या होती हैं। यदि हम बात करें पैक्ड आरबीसी की, मैंने आपको बताया था पैक्ड आरबीसी का मतलब पैक्ड रूम में हम रेड ब्लड सेल को लोगों को ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं। किस कंडीशन में देंगे? जब किसी व्यक्ति का ब्लड वॉल्यूम किसी कारणवश से कम हो गया है, या फिर उसको क्या है? एनीमिया है। तो सबसे पहले इंडिकेशंस क्या हैं? इसके अंदर इंडिकेशन में आता है एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड ग्रेटर देन 25%। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड लेस हो गया है 25% से ज्यादा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। किस रूप में करेंगे? पैक्ड आरबीसी के रूप में। दूसरी कंडीशन आती है हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम पर डाइल्यूशन इन प्री ऑपरेटिव पीरियड। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल 8 से कम आ गया है, उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है? पैक्ड आरबीसी देना है। तीसरी कंडीशन आती है किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन उसका कम हुआ है और कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कोई भी प्री ऑपरेटिव पीरियड चल रहा है उसका, या फिर कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है? पैक्ड आरबीसी देना है। तीसरी कंडीशन आती है, मैंने आपको बताया था, एप्लास्टिक और हीमोलाइटिक एनीमिया। यदि किसी व्यक्ति को इस टाइप की कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है? आरबीसी देना है। पैक्ड आरबीसी यदि हम बात करें, पैक्ड आरबीसी के अंदर हमने नेक्स्ट पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि एंटी कोगुलेंट मिलाते हैं। एंटी कोगुलेंट कौन कौन से रहते हैं? CPDA और CPD। CPDA मीन सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोस एंड एडिनिन। ये क्या है? एंटी कोगुलेंट हैं जो क्या करते हैं? ब्लड को जमने से रोकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ब्लड को कई दिनों तक के लिए स्टोर रख सकते हैं। लगभग 35 डेज तक हम ब्लड को स्टोर रख सकते हैं, 35 to 40 डेज। थैंक यू सर।